नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। आज फिर से मैं पढ़ने जा रही हूँ मन लागो मेरो यार फ़कीरी में मेरे पिता कॉमरेड सुरेश भट्ट पर लिखा संस्मरण। कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने लिखा है एक क्रांतिवीर फ़कीर। कैलाश सत्यार्थी को आप सभी जानते हैं, जिन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। वो लिखते हैं, एक क्रांतिकारी फ़कीर। कई साल से मैं अपने उस पुराने साथी को तलाश रहा था। जब भी पटना गया, मैंने कई मित्रों से सुरेश भट्ट जी के बारे में पूछा। किसी से भी जानकारी नहीं मिली। शायद मैंने ही उन्हें ढूंढने की पूरी और ईमानदार कोशिश नहीं की। कुछ दिनों पहले भट्ट जी की बेटी क्रांति ने ही मुझे ढूंढ निकाला, लेकिन बहुत दुखद खबर के साथ। भट्ट जी की मौत का समाचार बहुत कष्टदायी था, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा वेदनापूर्ण खबर ये थी कि पिछले 7 सालों से वो दिल्ली के ही किसी वृद्धाश्रम में सुध-बुध खोकर जिंदगी व मौत से संघर्ष कर रहे थे। बिहार जो उनकी जन्म और कर्म भूमि रही है, कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये मालूम भी न होना कि मेरे लिए भी एक अपराध बोध का एहसास देता है। भट्ट जी जयप्रकाश जी के आंदोलन में शामिल थे। किसानों, भूमिहीन, श्रमिकों, युवाओं और महिलाओं के हर संघर्ष में सुरेश भट्ट जी का चेहरा आसानी से देखा जा सकता था। पिछले कई वर्षों से जेपी आंदोलन की फसल काटते हुए सत्तासीन राजनेता अपने राज्य में उनकी दवा दारू तक नहीं करा सके। ये सब सोचकर कष्ट होता है। भट्ट जी से मेरी पहली मुलाकात 1981 में, यानी 36 साल पहले दिल्ली में हुई। वो मुझसे उम्र में लगभग 20 साल बड़े होंगे, लेकिन शुरू से ही एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लगभग 5 फीट लंबाई और 40-45 किलो वजन की उनकी कद काठी एकदम फकीराना थी। बेतरतीब दाढ़ी, सिर पर थोड़े बहुत बिखरे हुए बाल, अक्सर फटे पुराने कपड़े और टूटी फूटी चप्पलें, बेहद गहरी और तीखी आंखें, अधिकारपूर्ण और कड़कदार आवाज़, हर विषय की जानकारी, बेहद अच्छी याददाश्त, अनगिनत लोगों के बारे में सूचनाएं, देश के हर आंदोलन पर पैनी नज़र व सूक्ष्म विश्लेषण। अनंत ऊर्जा से भरे रहने वाले सुरेश जी के अजूबे व्यक्तित्व के आयाम थे। उनका अंदाज निहायत फकीराना या यूं कहें कि कबीराना था, जिनकी पहली शर्त ये थी, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। कई लोग उनकी जुबान को कड़वा कह सकते हैं, परंतु शायद यही भट्ट जी की ताकत थी। कभी भी, कहीं भी और किसी की भी तीखी आलोचना के बावजूद मैंने उनके मन में किसी के भी प्रति व्यक्तिगत द्वेष, घृणा या ईर्ष्या का भाव नहीं देखा। स्वार्थ तो शायद उन्हें छू भी नहीं गया था। 80 के दशक में भट्ट जी बहुत बार, कई बार महीना भर हमारे साथ ठहरे। ये वो दौर था जब बंधुआ और बाल मजदूरी के खिलाफ हम व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। ईंट के भट्ठों और पत्थर खादानों के मजदूरों की यूनियनें भी बना रहे थे। इस प्रक्रिया में भट्ट जी मेरे साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि प्रांतों में कई बार आए गए। 1993 में बिहार से दिल्ली और 1994 में कन्याकुमारी से दिल्ली तक की बाल श्रम विरोधी यात्राओं में वह हमारे साथ शामिल हुए। भट्ट जी बड़े फुर्तीले थे। पलक झपकते ही वे कार की बोनट या बस की छत पर माइक लेकर भाषण देना शुरू कर देते।
उनकी आवाज़ में ईमानदारी के साथ साथ जुल्म के खिलाफ धधकती हुई आग निकलती थी। वे नारों या भाषणबाजी के लिए वामपंथी या समाजवादी नहीं थे, बल्कि उनके चरित्र में कहीं गहरे ये सब रच बस गया था। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जब भट्ट जी अपनी पूरी तरह टूटी हुई चप्पल लिए मेरे ऑफिस पहुँचे, या कभी कभी फटा कुर्ता गंजी या पायजामा पहने मेरे घर आदम के बिना किसी लाग लपेट के मेरे पत्नी से बोल पड़ते थे, सुमेधा जी, मुझे आप कुर्ता या चप्पल मंगवा कर दे दो। एक बार मैंने उन्हें 2 जोड़ी कपड़े मंगा दिए। भट्ट जी नाराज़ हो गए, मुझ पर ही व्यंग करते हुए बोले, कैलाश भाई, 2-4 जोड़ी कुर्ते पाजामे तुम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही मुबारक हो, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। वो एक कुर्ता पाजामा वापस फेंक कर चले गए। दिल्ली में वो समाजवादी विचारक स्वर्गीय सुरेंद्र मोहन जी और उनकी पत्नी मंजू मोहन बहन से मिलने ज़रूर जाते थे। उनकी जेब में अक्सर 1 या 2 फटी पुरानी छोटी छोटी डायरियाँ, अखबार की कुछ खास खबर के कतरने और किसी रैली, धरना या प्रदर्शन के लिपटे पुराने पर्चे रहा करते थे। उन्हीं में लपेट कर वे 10-20 रुपये रखे रहते थे, कभी कभी 100-50 भी। सुरेंद्र मोहन जी के यहाँ या गांधी शांति प्रतिष्ठान जाने के लिए 20-30 रुपये वो मुझसे मांग लेते थे, इससे ज़्यादा कभी नहीं। अगर थोड़े बहुत देने की कोशिश की भी तो मना कर देते थे। मुझे कभी याद नहीं आता कि वो तिपहिया ऑटो रिक्शा से चलकर हमारे पास पहुँचे हों, या कभी उन्होंने ऑटो रिक्शा का किराया मांगा हो। वो बस में ही सवारी किया करते थे। भूखे होने पर सड़क के किसी ठेले से दाल भात लेकर बड़े मज़े से खाते थे। अक्सर उनके पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, किंतु ऐसा नहीं कि उन्हें इस बाबत कोई संकोच हो। एक फकीर को भला कैसा संकोच। वो बैठते ही कह दिया करते, बड़ी तेज़ भूख लगी है, कुछ मंगाओ भाई। 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में भी वो दिल्ली में आकर हमारे साथ ठहरा करते थे। सामाजिक कार्यकर्ता भले ही वो किसी विचारधारा का क्यों ना हो, पर दमन अथवा पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ शिकायतों की गुहार लेकर दिल्ली आते थे। नारी समता के मामले में वो उग्रता की सीमा तक संवेदनशील थे। वो मानते थे कि स्त्रियों, आदिवासियों और मुसलमानों की एकजुटता तथा साझा संघर्ष से ही समानता और न्याय हासिल किए जा सकते हैं। उनके अपने सैद्धांतिक विश्लेषण हुआ करते थे। असहमति होने पर हमारे मुंह पर खरी खोटी सुनाने में भी कोई कसर नहीं रखते थे। लेकिन मैं हमेशा सोचता था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कई बार वे खुद उकसा कर किसी विषय पर गर्मा गर्म बहस किया करते थे, फिर हट्ठास करके मज़े भी लेते थे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि भट्ट जी की निश्चलता और हमारे प्रति सद्भावना व प्यार बहुत गहरा था। मैं जानता था कि सुरेश भट्ट जी नवादा के एक संपन्न परिवार से हैं। उनके पिता नामी गिरामी वैद्य थे। उनके अपने अच्छे मकान, दुकानें और सिनेमा टॉकीज आदि हैं, किंतु सभी पर सौतेला भाई का कब्जा था। भट्ट जी ने अपनी संपत्ति पर अधिकार के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। कोर्ट कचहरी तो दूर की बात, इसका जिक्र तक किसी से नहीं करते थे। इन अर्थों में वो एक गृहस्थ सन्यासी से कम नहीं थे। मैं ये भी नहीं जानता था कि उनका पारिवारिक जीवन बहुत त्रासदीपूर्ण था, किंतु अपनी वेदना को हंस कर टाल देने की या अपने आंसुओं को पी जाने की अद्भुत
क्षमता उनके अंदर थी। उनकी बेटी क्रांति जब दिल्ली में मीडिया या सिनेमा थिएटर पर कोई कोर्स करने आई, तब वो उसकी पढ़ाई के खर्चों के बारे में चिंतित थे, लेकिन गर्व और आशा से भी भरे हुए थे। मैं बेटी के प्रति उनकी इस आशा और गर्व को सलाम करता हूँ। इसी बेटी ने न केवल उनके जीवन के अंतिम वर्षों को में सेवा शुश्रूषा की, बल्कि उनकी स्मृतियों को पुस्तकाकार करने के प्रयास में भी जुटी है। धन्यवाद। ये थे कैलाश सत्यार्थी। आप लोगों से आग्रह है कि हमारा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लोग जान सकें कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में मेधा पाटकर से लेकर के कैलाश सत्यार्थी तक लिख रहे हैं, तो आखिर वो सुरेश भट्ट कौन था। ऐसे शख्स के बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। पुनः आपसे आग्रह है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।